दोस्तों जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का डीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, गेस प्रश्न है जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उत्सव कौन मना रहा है, यानी उत्सव कौन और क्यों मना रहा है। उत्सव जो मनाया जा रहा है वह कौन मनाता है और क्यों मनाता है। यह साइंस और कॉमर्स के लिए 2023 और आर्ट्स में 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए कहता है शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं, यानी उत्सव कौन मना रहे हैं, तो शहर के जितने भी लोग हैं या नागरिक वह क्या मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। वे उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है। यानी जो उत्सव मना रहे हैं वह शहर के लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बता दिया गया है कि जो शासक की सेना है और जो रथ है वह क्या होकर के जीत करके वापस आ रही है, इसीलिए वह उत्सव मना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। यह साइंस और कॉमर्स दोनों में 19 से पूछा गया है और आर्ट्स वाले में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हार जीत कविता में मशक वाले की भूमिका के बारे में बताना है। यह साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बताया जा रहा है। तो कहता है हार जीत कविता में मशक वाला कहता है कि एक बार फिर हार गए। मशक वाला को क्या कहता है कि हम लोग एक बार फिर हार गए, बाजे गाजे के साथ हमारी जीत नहीं हार लौट रही है। मशक वाले कहता है कि हम लोग क्या कर चुके हैं, एक बार फिर हार गए और हम लोग जो बाजे गाजे बजा रहे हैं वो हमारा जीत का नहीं, वह हार करके लौट रही है। वह बाजे गाजे को धोखा के साथ नगर में, यानी जो बाजा बजाया जा रहा था वह धोखा के साथ नगर में इसलिए प्रवेश कर रही है कि नगर वासियों को उसकी हार का मान न हो और अपनी सेना में उनका विश्वास बना रहे। यानी जो राजा का सेना था वह तो हार गया और हार गया, फिर भी वह बाजे गाजे के साथ लौट रहा है और उसको यह बताया गया है कि हम लोग जीत गए हुए हैं। लेकिन यह धोखा से इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि नगर वासियों को यह विश्वास बना रहे कि हमारा सेना क्या है, अच्छा है और हम पे अपने सेना पे उनको गर्व हो। इसीलिए क्या किया जा रहा है, बजा बजा जा रहा है और इसी को मशक वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। यह साइंस और कॉमर्स 2014 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बताया जा रहा है हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी है। यानी हरचरना जो है एक कविता में, शीर्षक कविता में, अधिनायक शीर्षक कविता में क्या है, एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। यानी हरचरना जो है वह स्कूल जाने वाला एक क्या था, गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के लिए झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है और हरचरना की पहचान फूटा सुपन्ना पहना एक गरीब छात्र के रूप में बताया जा रहा है। कहने का मतलब हरचरना कौन है, तो हरचरना जो है अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी है जो स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है जो राष्ट्रीय त्यौहार के लिए झंडा फहराने के लिए जलस में राष्ट्रगान को गाता है और वह एक गरीब लड़का है और गरीब छात्र के रूप में उन्हें क्या किया गया है, दर्शाया गया है और फूटा सुपन्ना कपड़ा पहने हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रातः काल का नव कैसा था। यह साइंस और कॉमर्स वाले के लिए 20 में, 17 में, 11 में और आर्ट्स वाले के 16 और 15 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बताया जा रहा है प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। यानी प्रातः काल सुबह का जब समय था तो वह नीले था, एकदम समान और स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। यानी उसके जो नीलिमा जो है उसके बीचों बीच एक उजाला हल्के रूप में झांकता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और प्रातः काल की उस वेला में आकाश नीले राख सा लगता है। कहने का मतलब है जब सुबह का समय होता है तो आकाश कैसा होता है, एकदम साफ रहता है और नीला रहता है। और जब उस नीले में जब प्रकाश आती है तो ऐसा लगता है कि वो कोई क्या कर रहा है, झांक रहा है, यानी नजर देख रहा है और आकाश उसमें राख के समान लगने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवित्री का खिलौना क्या है।
कवित्री का खिलौना क्या है, इसके बारे में बताना है। यह 24 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक 17 में पूछा गया हुआ है। देखते हैं इसका आंसर। तो बताया गया कवित्री की पुत्र मृत्यु असामयिक हो गई, यानी कवित्री के जो पुत्र है वह क्या चुका है, मर चुका है। और कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था, जो कवित्री क्या था, यानी कवित्री जो उसकी माँ थी वह उसका पुत्र मर जाने के कारण वह क्या था, बहुत वियोग में थी, और उसका पुत्र क्या था, उसका खिलौना था, और महत्वपूर्ण खिलौना के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार करती है। अतः कवित्री का खिलौना उसका पुत्र ही था। यानी कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है, जो क्या एक घटना के कारण क्या चुका है, मर चुका है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण खिलौना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगती है। तुलसी जो है वह सीता माँ से कैसे सहायता, तुलसी जो कवि है वह सीता माँ से कैसे सहायता मांगता है। तो यह 24 से पूछा गया क्वेश्चन है, 20 से पूछा गया है और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बताया जाता है कि तुलसी जो है, तुलसी जो कवि है वह सीता से वचनों से सहायता मांगे, सीता से वचन लेते हैं और उनसे क्या मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता से मांगते हैं। यानी वाणी की सहायता से सीता माँ से क्या मांगते हैं, मदद मांगते हैं। और वे सीता माता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि मैं दीनहीन और निर्बल हूँ और उनकी नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। यानी वह सीता, तुलसी जो है कवि, वह सीता माँ से यह कहते हैं कि अगर प्रभु राम अगर आपसे पूछे मेरे बारे में तो आप बता देना कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम बता देना और कहना कि मैं क्या हूँ, एक दीनहीन हूँ और निर्बल हूँ, और उन्हीं के नाम से लेकर के मैं अपना क्या करता हूँ, पेट भरता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त के लय का क्या अर्थ है, देखते हैं इसका आंसर। कहता है कवि यहाँ अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में कहता है। यानी कवि जो है अपने काव्य और कथा सृष्टि के बारे में कहते हैं मैंने कविता को रक्त की लेई बनाकर जोड़ा है। यानी वह जो कविता लिखे हैं वह रक्त को क्या बना करके, लेई बना करके जोड़ने का यानी लिखने का काम किए हैं। और गढ़ी प्रीति के नयन में भिंगोई हुई है, यानी जो उनका नयन जो आंखों से आंसू निकल रहा है। और यहाँ कवि कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति अपना आत्मविश्वास दर्शाता है। कहने का मतलब है, रक्त कले का मतलब है कि कवि जो काव्य लिखते हैं और जो उनके काव्य लिखने की सृष्टि है वह रक्त की लेई बना क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अपने आंखों से आंसू निकलते हुए भी फिर वो अपने कलेजे पे पत्थर रख करके खून की धारा बहा करके अपने आप पे क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है और वे आत्महत्या कार्यरता कहते हैं। इसे संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करने, यह 11 में 19 से पूछा गया है, या इसी का और इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है, यह 2011 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा रचित है। सरदार भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारी वीर थे। वे कहते हैं कि देश की सेवा के बदले फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। यानी वे कहते हैं कि अगर हमको देश की सेवा करते करते अगर फांसी की सजा दी जाए तो ये सबसे बढ़िया मृत्यु है। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य के बारे में भुला देना चाहिए। और भगत सिंह मानते हैं कि उनकी मृत्यु देश की स्वतंत्रता के लिए उचित है और आत्महत्या कायरता है। वो कहते हैं, यानी यह जो लिखा गया है अपने भाषा में समझ लीजिए। भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है, तो भगत सिंह कहते हैं अगर देश की सेवा करते करते अगर हमें फांसी दे दी जाए तो सबसे अच्छा मृत्यु है। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के भाग्य क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए। और उनका मानना है कि जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए जो फांसी दी जाती है वह सबसे अच्छा मृत्यु है और आत्महत्या करना क्या है, कायरता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रैगिन क्या, ग्रैगिन एक बीमारी है जो पहाड़ों पर कांटे के चुभने से हो जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तथा पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। यानी पहाड़ी पर जो लोग रहते हैं उनके पैरों में कांटा चुभते रहता है, परंतु कांटा चुभने के बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म शक्ल अख्तियार कर दे। यानी जो व्यक्ति जो कांटा आ जाता है, अगर कांटा नहीं निकाला जाए तो वह धीरे धीरे बहुत बड़ा घाव बन जाता है
और घाव बनने के बाद जिसका इलाज एकमात्र उसका पाँव काटना, और कांटे चुभने पर जख्म ग्रेगिन कहलाता है। जो चुभने पर जख्म क्या कहलाता है? ग्रेगिन कहलाता है। फिर समझ लीजिए, तो ग्रेगिन एक क्या है? बीमारी है। जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनको पैरों में कांटा आ जाता है, अगर उस समय नहीं निकाले तो कुछ दिन छोड़ देने के बाद वो एक बड़ा सा क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। और वह उसका एक ही इलाज है, जो घाव बन जाने के बाद उसको पैरों क्या किया जाएगा? काट करके हटा दिया जाएगा। यही है ग्रेगिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था? यानी रोज कहानी, रोज में रोज एक कहानी है, कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था? आंसर देखिए इसका क्या दिया है। तो अज्ञे जी लिखते हैं, यानी रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। वह कहते हैं कि रोज कहानी की मालती ने किताब को पढ़ा नहीं था, यानी किताब को पढ़ा नहीं था। उसने रोज 10 पन्ने या 20 पन्ने किताब का फाड़ कर फेंक देता था। यानी जब वो बचपन में थी, जब उसको पढ़ने के लिए दिया जाता था तो वह मालती क्या करती थी? मालती 10 पन्ने या 20 पन्ने रोज क्या करती थी? फाड़ करके फेंक देती थी, और अपने खेल में किसी भांति का फर्क न पड़ने दिया करती थी, यानी जिस तरह से। और वह किसी को इस बात का भनक नहीं लगने देती थी, और वह मजे में रहती थी। कौन? मालती। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन के दिनकर क्यों असंतुष्ट है? यानी रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से कवि क्यों असंतुष्ट है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो अर्धनारीश्वर निबंध, अर्धनारीश्वर क्या है दोस्तों? निबंध है। यह राष्ट्र कवि यानी रामधारी सिंह दिनकर क्या है? तो राष्ट्र कवि है। दिनकर जी इस निबंध में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के नारी संबंधी चिंतन से वह क्या है? असंतुष्ट है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी जो बात बताए नारी के बारे में, उससे क्या है? वह असंतुष्ट है, क्योंकि इन तीनों ने नारी को कोमल, मोहक तथा आकर्षक वस्तु माना है। क्योंकि यह तीनों क्या माने हैं नारी को? एक कोमल माने हैं, एक मोहक माने हैं और एक आकर्षक वस्तु माने हैं। और दिनकर जी को इस बात से क्या है? असंतोष यानी दुख है। यानी उपयुक्त तीनों विद्वानों ने नारी के चिंतन को, नारी का अर्धनारी स्वरूप कहीं भी प्रकट नहीं होता है, जबकि इस रूप में नारी को होने की दिनकर जी इसकी महत्ता मानते हैं। कहने का मतलब है, सीधे समझ लीजिए, वह असंतुष्ट क्यों है? तो प्रसाद जी यानी रविंद्रनाथ टैगोर और प्रसाद जी और प्रेमचंद जी के बातों से, प्रेमचंद जी के बातों से वो असंतुष्ट इसलिए है कि एक कोमल, मोहक और आकर्षक वस्तु बताए हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं है। वह स्त्री को बहुत दृढ़ शक्ति वाली मानते हैं। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसीलिए उनके बातों पर क्या है? वह असंतुष्टि जताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का नाम किस पाठ में आया है? यानी महात्मा गांधी का भी नाम, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम और सुभाष चंद्र बोस का नाम किस पाठ में आया है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का नाम संपूर्ण क्रांति पाठ में आया है, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। जिसके लेखक कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो कहते हैं, जयप्रकाश नारायण मानते थे कि जनता के शांतिमय कार्य में बाधा डालने वाले, उनकी गिरफ्तारी कराने वाले और उन पर लाठी या गोली चलाने वाले लोग डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो जनता के काम में दखल अंदाजी करते हैं, जनता के काम को नहीं देखना चाहते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं, या उनको गिरफ्तार करा देते हैं, या उन पर लाठीचार्ज करवा देते हैं, या उनको गोली चलवा देते हैं, तो ऐसे लोग क्या है? डेमोक्रेसी के शत्रु यानी दुश्मन है। इतना लिख देंगे फिर भी काम चलेगा। कहता है, जनता का अधिकार है कि वह जन विरोध सरकारी नीतियों का आलोचना करे। यानी जनता चाहती है, जनता का यह अधिकार है कि वह सरकार क्या करे? विरोध करे। अगर वह नीति सही नहीं है तब उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सभा करे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जुलूस और सभा को भंग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? डेमोक्रेसी के दुश्मन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, फिरंगी मेम के बाग में क्या था?
फिरंगी मेम के बाग में क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कहता है यह जो लिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित, उसने कहा था, कहानी से लिया गया। उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। और फिरंगी मेम यह जो प्रस्तुत पंक्ति है यह किससे लिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित, उसने कहा था, कहानी से लिया गया है। फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। फिरंगी मेम के बाग में क्या थी, तो वह मखमल सी हरी घास थी। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, यानी लहना सिंह ने, जो लहना सिंह थे वह बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कहता है लहना सिंह ने बोधा के प्रति विशुद्ध प्रेम, त्याग एवं बलिदान का आदर्श स्थापित किया, जिससे हम लोग पूर्ण रूप सफल भी रहा। यानी लहना सिंह एक लड़की से प्रेम करते थे, जो बोधा सिंह से क्या हो गया, शादी हो गया। और जब बोधा सिंह की पत्नी जब लहना सिंह से बोले कि मेरे पति और बेटा की रक्षा करना, तो उसने जो किया वह क्या था, एक बहुत शुद्ध प्रेम था, एक त्याग था और क्या था, बलिदान था, जो क्या किया, स्थापित किया और वह पूर्ण रूप से क्या हो गया, सफल हो गया। चलिए तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखे हैं और इसी तरह हम लोग 10 सेट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि मेरा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।